पॉलिसी को लेकर ही क्या उम्मीदें रखी जाए कल के लिए, ये एक बार जरा बग्गा साहब से समझ लेते हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, जी। कल क्या कुछ हो सकता है पॉलिसी में? ठहराव रहेगा अनिल जी। तो कोई चेंज नहीं होगा। पॉलिसी भी विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन मतलब कि रिस्ट्रिक्टिव रहेगी और लिक्विडिटी मैनेजमेंट के थ्रू वो इन्फ्लेशन को सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। इकोनॉमी की ग्रोथ जबरदस्त है। आरबीआई का 6.5% का आंकड़ा था पिछली तिमाही के लिए, उसके सामने 7.6 का ग्रोथ आया है। और इस महीने भी जो रुझान आ रहे हैं बहुत सॉलिड ग्रोथ है। तो ओवरऑल आरबीआई अपने एक्शन से खुश होंगे कि उन्होंने इकोनॉमी में ग्रोथ को मैनेज किया है और इन्फ्लेशन को धीरे धीरे नीचे ले आए हैं। रूरल डिमांड नहीं आ रही। जो एफएमसीजी मेजर्स की जो रिपोर्ट आ रही है कि रूरल डिमांड नहीं लौटी। टू व्हीलर्स की डिमांड जरूर पिकअप करी, बट स्टेपल्स की डिमांड नहीं आ रही, तो वहां पे थोड़ा चिंता जताएंगे। इस कारण से लगता है कि रेट कट करेंगे, बट जून से पहले नहीं कर पाएंगे। पहले फेड रेट कट करेगा, फिर आरबीआई फॉलो करेगा, फेड से आगे नहीं जाएंगे। तो यही लगता है। कल तो होल्ड पे रहेंगे, बट कहेंगे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और तेल की कीमत अगर फ्लेयर अप होती है जियोपॉलिटिक्स के चलते, उसका डर है। खाद्य पदार्थों का डर है क्योंकि मॉनसून इतना अच्छा नहीं रहा, तो वो देखना पड़ेगा। बाकी सरकार ने फिस्कल अच्छा मैनेज किया, उसकी वो जरूर प्रशंसा करेंगे कि फिस्कल स्पेस है, क्योंकि टैक्स में जो वृद्धि आई है, डायरेक्ट टैक्स लगभग 1.25 करोड़ ज्यादा कलेक्ट होगा बजट से, तो उससे फिस्कल स्पेस जरूर आ जाती है सरकार के पास, तो उसकी सराहना करेंगे। और रिस्क मेजर्स नहीं आएंगे अनिल जी। तो बिल्कुल पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं होगा और जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन धीमे धीमे जो कुछ भी आपको छूट दी गई है लिक्विडिटी के लिहाज से, वो धीमे धीमे कम की जाएगी, ये मानना है बग्गा साहब का। बग्गा साहब कल भी होंगे हमारे साथ पॉलिसी में, लेकिन उससे पहले शुगर में क्या खबर। वेरी गुड। तो ये है आपके लिए दो बढ़िया एक्शन वाले। लेकिन कच्चा तेल जिस पर जिन्होंने खरीदा उनको डर लगा, हम तो बड़े प्रसन्न हैं। आइए बग्गा साहब से जान लिया जाए कि ये हमारी जो प्रसन्नता है ये लंबी चलेगी, या बग्गा साहब आज थोड़ा दीप सुबह डरा रहे थे हमें, बोल रहे कि एक इमरजेंसी मीटिंग सऊदी और रशिया के बीच में होने वाली है, सो क्या फिर से बढ़ तो नहीं जाएगा? देखिए अनिल जी, पुतिन कल यूएई के अध्यक्ष से भी मिले, अबू धाबी के जो रूलर हैं उनसे मिले, और फिर शाम को एमबीएस जो मोहम्मद बिन सलमान है, क्राउन प्रिंस सऊदी के, जो सऊदी चलाते हैं, उनसे भी मिले पुतिन। तो ये सऊदी का बजट बैलेंस होता है $100 के क्रूड पे, और अभी जब ब्रेंट वगैरह ऐसे चल रहा है, सऊदी को भी अपना एशिया को जो सप्लाई है फरवरी का, उसमें कटौती करनी पड़ी। कल जो कीमतें निकल के आई, सऊदी ने भी डिस्काउंट दिए एशियाई बायर्स को, क्योंकि क्रूड ज्यादा सप्लाई है और डिमांड इतनी नहीं है। आज जो आंकड़े आप देखें चीन के, आज सवेरे जो आए, तो इंपोर्ट जो रॉयटर्स के हवाले से एस्टिमेट था 3.3% बढ़ने का इंपोर्ट्स, वो एक्चुअली घटे 0.5%। एक्सपोर्ट 0.5% बढ़े। अप्रैल के बाद पहली बारी एक्सपोर्ट्स बढ़े चीन के, बट जो इंपोर्ट घटे, क्योंकि चाइना आपका कमोडिटीज का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना है। और उसमें अगर आप कटौती देखते हैं, ये दर्शा रहा है कि ग्लोबल सप्लाई काफी मध्यम लेवल पर है और इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। और क्रूड में जो ओपेक प्लस कोशिश कर रहा था कि सब कटौती करे, सऊदी और रशिया को छोड़ के बाकी सब लोग जितना सप्लाई कर सकते हैं कर रहे हैं। और इसमें एक जो बहुत अहम परफॉर्मर आ गया अनिल जी, वो अमेरिका है। अमेरिका अब 1 करोड़ 3 लाख, सॉरी 13 लाख बैरल, 13 मिलियन, सॉरी 13 मिलियन बैरल्स दिन के उत्पादन कर रहा है। सऊदी की कैपेसिटी है 9 मिलियन की, 12 मिलियन की सऊदी कैपेसिटी है, वो 9 मिलियन कर रहा है। तो सऊदी अपनी जेब से 30 लाख बैरल दिन के उत्पादन नहीं कर रहा है, इस कोशिश में कि तेल की कीमतें बढ़ाई जाए। अमेरिका क्या बहुत दमदार परफॉर्मेंस आ रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, अमेरिका
वो 13 मिलियन में से 6 मिलियन, लगभग 60 लाख बैरल दिन के वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका बड़ी तेजी से। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट में ग्लट है। ये मैं कहता रहा हूं पिछले 3 महीने से कि डिमांड सप्लाई बिगड़ा हुआ है तेल में, और इसमें तेल की कीमत बढ़ेगी तो जियोपॉलिटिकल रिस्क पर ही बढ़ेगी, बाकी फंडामेंटल्स पे नहीं बढ़ेगी। और हेज फंड पोजीशनिंग भी शॉर्ट ही रही है। हेज फंड्स लॉन्ग नहीं आए तो वो भी तोड़ने में लगे हुए हैं तेल की कीमत। तो यहां से समतल हो जाना चाहिए, यहां से और इतना नहीं गिरेगा बट बढ़ेगा भी नहीं, और 80 से 85 के लेवल पे ब्रेंट रहना चाहिए फरवरी तक। और बगा साहब, एक मैं पहले आपको ट्वीट का ग्रेब आपको दिखाता हूं और उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। ये हम लगातार जो कह रहे हैं कि एफआईज कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। बिल्कुल, तो हमारी टीम भी है। आशीष चौहान साहब है एनएससी के एमडी, उन्होंने एक ट्वीट डाला था। वो कोरिया में उन्होंने कहीं तस्वीर देखी कि कोरिया में किस तरह से एयरपोर्ट के साइड में देखिए ये निफ्टी ETF की उन्होंने ये बताया कि निफ्टी ETF की ब्रांडिंग होकर रखी कि Exactly. कोरियन लोगों को बता रहे हैं कि निफ्टी ETF है। तो उसमें मैंने भी उस पर ट्वीट पे मैंने यही जवाब दिया, मैंने कहा कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे। तो क्या विचार है सर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल अनिल जी, और देखें तो MSCI इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें साल के शुरुआत में चाइना 43% था, अब 28% पे आ गए। हम 8% होते थे, 16% हो गए। तो ये बढ़ेगा, हमारा जो साइज है मार्केट का बढ़ेगा, और उसके चलते हम देखेंगे विदेशी निवेशक और इंक्रीजिंग नंबर्स में आएंगे। ग्रोथ भारत में है, सबसे बड़ी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो 20 बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग अगले कई सालों के लिए भारत है। तो ये स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है और मल्टी डिकेड्स की अपॉर्चुनिटी है, और विदेशी निवेशक जरूर आएंगे। कोरिया में अच्छा एक स्टॉक मार्केट का आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन है, लोग इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से भी पैसा जरूर आएगा। मेरे ऑलरेडी है यहाँ पे 20 साल से ज्यादा उनका अनुभव है, और मुझे लगता है कोरियाई निवेशकों का पैसा भी भारत में जरूर आएगा। तो बड़ा पैसा आने की तैयारी है। यहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, लाइन लगा कर खरीदेंगे। बस आप सस्ते में मत बेचना, ये ध्यान में रखना। बिल्कुल भी अपनी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपके पास पड़े तो पकड़ के रखो, तभी बड़ा पैसा बनेगा।